नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित आधुनिक काल का भाग 6 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। तो अगर आपने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ पर क्लिक करके क्लासेस ज्वाइन, जो पिछली क्लासेस हुई हैं लगभग 51 क्लासेस हो चुकी हैं हिंदी से संबंधित, और ये आज की क्लास 52 है। तो आप उन्हें वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, आपको जिस भी टॉपिक से संबंधित वीडियो देखनी हो। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से संबंधित आज का वीडियो, और उसके बाद वीडियो के एंड में कुछ थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी, कुछ आपसे बात भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो जन्म हुआ था वो 9 सितंबर 1850 में हुआ था, और इनकी मृत्यु 25 जनवरी 1885 में हुई थी। और इनका जन्म स्थान जो है वो काशी है, और इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधरदास है, और भारतेंदु जी के गुरु का नाम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। तो ये कुछ उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, सामान्य जानकारी कह सकते हैं, ये उनका सामान्य परिचय है। और सही अर्थों में हम कहें तो गद्य का जनक भी कहा जा सकता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। उन्होंने जो गद्य की भाषा का संस्कार किया है, और साथ में ब्रज भाषा को भी उन्होंने संस्कृत किया है। तो उन्होंने उस समय की जो सबसे बड़ी इनकी गद्य की जो उन्होंने सेवा की है, जैसे आप अगर रामचंद्र शुक्ल जी का एक कथन लें तो उनका एक कथन है कि जो भारतेंदु जी ने ये किया है कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया, और वे उसे शिक्षित जनता के साहचर्य में लाए, और प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। तो इससे हमें पता चलता है, और भी कहा गया उनके बारे में। नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा है, और उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता मधुर और स्वच्छ रूप दिया है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर ला खड़ा किया है। ये नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में है। तो इन्होंने, जैसे इनके समय में जो गद्य की बहुत बड़ी उन्नति हुई थी, जैसे प्रताप नारायण मिश्र हुए और बालकृष्ण भट्ट हुए, उन्होंने भारतेंदु जी के साथ मिलकर गद्य के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। और भारतेंदु जी ने खड़ी बोली और ब्रज भाषा, जो बहुत ही इनकी जो खड़ी बोली थी उस समय की, भारतेंदु की जो भाषा रही है वो खड़ी बोली और ब्रज भाषा ही मुख्य रही है। और इसमें जो इस काल का जो महत्वपूर्ण जो एक भाव था, या कहें एक प्रधानता जो रहती थी, वो देश हित की भावना की प्रधानता रहती थी। और उन सब की बातों पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या प्रधानता थी। तो चलिए बात करते हैं कुछ और जानकारी भारतेंदु जी के बारे में। तो हिंदी साहित्य में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक कहे जाते हैं, और उपाधि इन्हें भारतेंदु की मिली थी, और इनका उपनाम रसा था। और 1870 ईस्वी में काशी में कविता वर्धनी नामक सभा की इन्होंने स्थापना की थी। तो ये कुछ इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसे हमें ध्यान रखना, क्योंकि भारतेंदु जी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उन्हें गद्य का जनक भी कहा जाता है। तो कुछ और जानकारी है कि 1873 में 1873 ईस्वी में पेनिंग रीडिंग क्लब की इन्होंने स्थापना की, और 1873 ईस्वी में ही तदीय समाज की स्थापना की थी भारतेंदु जी ने। और भारतेंदु जी ने चौखंबा स्कूल भी खोला था, जो कि बाद में हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के नाम से बाद में रूपांतरित हो गया था। और अगर रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं, प्रीति जी गुड इवनिंग, तो भारतेंदु जी की रचनाएं लगभग 175 हैं, जिसमें काव्य ग्रंथ लगभग 70 हैं। तो अगर एक और कथन देखें भारतेंदु जी के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी का, तो उन्होंने लिखा है कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे नए साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। तो इससे हमें एक जो कथन है, ये एग्जाम में जब आते हैं तो हमें एक
जो सुना हुआ होगा तो वो भी ध्यान रखेगा। बाकी अगर आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, और बुक होगी आपके पास हिंदी साहित्य का इतिहास, तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि अपनी जो सर्वतोन्मुखी प्रतिभा के बल पर एक ओर तो वे यानी भारतेंद्र जी पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखलाई पड़ते थे, तो दूसरी ओर बंग देश के मायकाल एवं हेमचंद की श्रेणी में दिखते थे। तो इस तरह से ये सभी कुछ महत्वपूर्ण कथन थे। एक कथन और है राम बिलास शर्मा जी का, कि भारतेंद्र युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार करना चाहता था। तो ये सब महत्वपूर्ण जानकारी है, और आचार्य शुक्ल जी ने तो भारतेंद्र के बारे में बहुत ही जो टिप्पणियां की हैं, उल्लेखनीय जो टिप्पणियां जो की हैं वो हमने यहाँ पे आपको बताई हैं। और उन्होंने कहा था कि हमारे जीवन व साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा था उसे भारतेंद्र जी ने दूर किया था, और हमारे साहित्य को नए नए विचारों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए हैं, और अल्पायु में इन्होंने विपुल एवं समृद्ध साहित्य की रचना की है। तो भारतेंद्र जी जो थे वो प्रकृति, श्रृंगार और कृष्ण लीला इन सभी का वर्णन उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है बहुत ही स्वतंत्र रूप से, और काव्य में सामाजिक और राजनीतिक विषयों को भी उन्होंने अपनी रचनाओं को में प्रमुखता से प्रयोग किया है, उसका एक अपना विषय बनाया है। नीलम जी गुड इवनिंग। तो जो पहली बार जो सामाजिक और राजनीतिक विषयों का जो समावेश हुआ था काव्य में, और वो इसी युग में हुआ था, यानी भारतेंद्र युग में हुआ था। तो इसमें पत्र पत्रिकाएं का आरंभ हुआ था। पत्र पत्रिकाएं जो थी भारतेंद्र युग से पहले ही आरंभ हो गई थी, आज सुबह ही हमने पढ़ा है। तो इसमें पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इस काल में जो हुई, उन्होंने जन जागरण का काम किया, लोगों को एक दिशा निर्देश दिया, उनको सामाजिक जो परिस्थितियां थी उनसे अवगत कराया। तो जो पत्र पत्रिकाएं हैं, निबंध और कविताओं को उन्होंने माध्यम बनाकर भारतेंद्र जी ने जो तत्कालीन सामाजिक कुरीतियां फैली हुई थी, चाहे वो सती प्रथा से संबंधित हो और जो बाल विवाह से संबंधित हो, या विधवा पुनर्विवाह जो नहीं हो रहा था उस समय तक, विधवा विवाह से संबंधित हो, तो उन सभी को अपनी कविताओं में, काव्य के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से समाज तक पहुंचाने का एक कार्य किया, और ये बहुत सराहनीय कार्य था उनका। और उन्होंने इसी वजह से उन्हें जो हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है, और इससे पहले ऐसा कुछ प्रयास पहले नहीं किया गया था। तो तत्कालीन जो सामाजिक कुरीतियां थी वो भारतेंद्र युग में ही उन पर खुलकर चर्चा हुई। किसी ने एक ऐसा जो सभी ने जो लिखा बिल्कुल स्वच्छंद तरीके से लिखा। तो भारतेंद्र जी ने साहित्य में देश हित से संबंधित रचनाएं लिखी हैं, और उसमें अपनी समाज हित और जो देश हित से संबंधित ही भावना उनकी देखने को मिलती है हमें। और उन्होंने अपने साहित्य द्वारा हिंदी साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया है, और साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त किया है। उन्होंने लोगों को इस समझाया, उनकी जो रचनाएं थी उससे काफी जो सभी ने प्रेरणा ली, और एक अलग ही जो काव्य की रचनाएं होने लगी। कहें तो काव्य और गद्य दोनों में ही जो एक अलग प्रकार का एक उन्होंने जो एक प्रयास किया, वो एक प्रवर्तक के रूप में वो रहे हैं। तो इनकी काव्य कृतियां 70 हैं लगभग। तो हम कृतियां भी देखेंगे, पहले पत्र पत्रिकाएं देख लेते हैं। तो कवि वचन सुधा जो कि 1867 इसमें प्रकाशित है, और हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में प्रकाशित हुआ। तो ये कवि वचन सुधा जो है ये काशी से प्रकाशित होता था, और काशी से निकलने वाला ये तीसरा पत्र था। और बनारस अखबार जो था वो राजा शिवशाह सितारे ने उसके संपादक रहे हैं, और सुधाकर के बाद, तो ये दो सभी के बाद ये तीसरा पत्र था जो कि बनारस अखबार, और सुधाकर के बाद ये तीसरा पत्र था, ये ध्यान रखें। और हरिश्चंद्र मैगजीन जो है वो 1873 में, ईस्वी में, ये ईस्वी है, यहाँ पे ईद नहीं लिखा है तो ध्यान रखें। हरिश्चंद्र मैगजीन जो कि बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया था, कुछ संस्करण आए थे, तो उसके बाद ये हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया था। इसका नाम 1874 में हो गया था, एक साल बाद इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था। और अगला है जो बाल बोधिनी, तो ये भी 1873 में ही प्रकाशन होता था इसका। तो इसमें स्त्री विषयक जो प्रथम पत्र था, ये जो हमने आज सुबह भी डिस्कस किया था, 8 अंक के बाद उनको के प्रति में। तो ये 8 अंक के बाद इसका जो हरिश्चंद्र मैगजीन है, तो इसका नाम फिर परिवर्तित हो गया था। तो और भगवत
तोषणी पत्रिका जो है ये भी है एक उनकी महत्वपूर्ण पत्रिका रही है। चारों पत्रिकाएं आप ध्यान रखें। बाकी जो भारतीय जी से संबंधित एक भी जो पहले भी बना हुआ होगा रचनाकार और रचनाकार एवं उनकी रचनाएं करके जो प्लेलिस्ट है आप उसमें देख सकते हैं, तो शायद उसमें भी डिटेल में ही है। तो भारतेंदु के संग्रह की अगर बात करें तो भारतेंदु कला नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह है, भारतेंदु ग्रंथावली और भारतेंदु नाटकावली। तो ये कुछ रचनाएं हैं। बाकी काशी नागरी प्रचारिणी द्वारा काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा जो उनकी रचनाएं संकलित की गई हैं वो भारतेंदु ग्रंथावली भाग 2 में संकलित की गई हैं। तो इसमें प्रथम एवं द्वितीय खंड 2 खंड हैं उसके। तो भारतेंदु कला की अगर बात करें तो इसके संपादक बाबू रामदीन सिंह रहे हैं और इसमें 6 भाग हुए, जो कि पटना से शायद प्रकाशित होता था। और भारतेंदु नाटकावली की बात करें तो इसके इंडियन प्रेस द्वारा ये संपादित है 1984 में, सॉरी। तो इस प्रकार से जो हम अगर देखते हैं भारतेंदु जी के बारे में तो काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल के आती हैं। उस समय नव जागरण की तरफ लोगों को आविष्ट करते थे। तो राजा शिव प्रसाद को जब अंग्रेज सरकार की ओर से सितारे हिंद की पदवी मिली थी तो सितारे की तुलना में 1880 ईस्वी में 1880 ईस्वी में शारा सुधा निधि के प्रस्ताव पर इन्हें भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया गया था। तो ये जरूर याद रखें, ये काफी महत्वपूर्ण है कि इन्हें भारतेंदु की उपाधि किसके प्रस्ताव पर मिली और कब मिली। तो 1880 ईस्वी में शारा सुधा निधि के प्रस्ताव पर इन्हें भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया गया था। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखें जरूर। तो अब देखते हैं कुछ रचनाएं भारतेंदु जी की। पहले चर्चित पंक्तियां देख लेते हैं। तो चर्चित पंक्तियां कुछ जो कि एग्जाम में आ जाती हैं कि ये पंक्ति कौन सी किस रचनाकार की है, तो इसलिए यहाँ पे आज चर्चित पंक्तियां भी दी हैं। वरना अभी तक रीति काल और भक्ति काल से संबंधित मैंने ज़्यादा जो पंक्तियां नहीं करवाई हैं कवियों की, वो क्योंकि याद करने वाला थोड़ा एंड में बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी समझ के हुए चलें जो रचनाएं हैं उनको याद कर लें, पंक्तियां वगैरह हम बाद में करेंगे। तो इनकी कुछ पंक्तियां हैं, ये सभी अलग अलग पंक्तियां हैं, ऐसा ना समझे कि ये कोई कविता है। कविता की तरह हाँ याद कर सकते हैं कि ताकि याद रहे आपको। तो नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहत, तो ये पंक्ति है। तो और तरण तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, ये तो सभी को पता होगा, अलंकार वगैरह पढ़ते हैं तो हमें यही रटाए जाते थे छोटे पे। और मास आषाढ़ उमड़ आए बदरा ऋतु वर्षा आई, तो एक ये पंक्ति है तीसरी। और चौथी है आज प्राण प्यारी प्राणनाथ सो मिलन चली। और पांचवी है शिखत को न कला और उदर भरी जीवत केवल। तो ये कुछ 5 पंक्तियां हैं। और 5 और भी पंक्ति देख लेते हैं कि फूलेंगे पलास वन आग सो लगाई कूर। और इसकी अगली पंक्ति ऐसे थी कि कोकिल कुहुक कल सबद सुनावे को। तो बस एक पंक्ति यहाँ पर दी है, प्रथम पंक्ति ध्यान रखें, बाकी महत्वपूर्ण नहीं है। तो इन दुखियान को न चैन सपने हूँ मिल्यो। और एक अन्य पंक्ति है कि पिय प्यारे बिना ने माधुरी मूरत और रन को अब पेखिए का। और अगली पंक्ति है ऊधो जू सूधो गहो है मार्ग और ज्ञान की तेरे जहां गुदरी हैं। और लास्ट है कि जान सुजान में प्रीत करी शहिके जग की बहु भांति हंसाई। तो ये हम सभी पंक्तियां जरूर ध्यान रखें क्योंकि भारतेंदु जी से संबंधित है। भारतेंदु जी कितने महत्वपूर्ण हैं आप सभी जानते हैं, हमारे साहित्य में गद्य में बहुत ही इनका क्या स्थान है सभी परिचित हैं उससे, और नहीं परिचित है तो आज समझ में आ गया होगा। तो अब कुछ रचनाओं की बात कर लेते हैं इनकी, और उसके बाद हम रचनाओं के बाद कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें ध्यान रखने हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, और विद्वानों ने क्या क्या और कहा है या भारतेंदु जी के बारे में, तो वहां तक उस सभी चीजों को भी डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने साइड में यहाँ पे मौलिक नाटक ये भी दिया है, क्यों इस तरह से नहीं कर दिया कि सारी रचनाएं एक साथ कर दी हो। तो यहाँ पे नाटक और मौलिक है या अनुदित है इस तरह से दिया है, ताकि क्योंकि आप PDF अगर जब आपको मिलती है तो आपको लर्न करने में आसानी रहे, ध्यान रहेगा कि हाँ ये मौलिक है। तो वैदिक हिंसा न भवति, इसका संबंध है 1930।
देखिए एक बार मैं बता दूं कि अगर इसका संबंध में कहीं कहीं फिर थोड़ा बहुत अगर चेंज हो सकता है अगर, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, वैसे बाकी तो सही होगा, लेकिन कहीं अगर मिलती है तो उसके लिए अभी से क्षमा चाहती हूँ। और प्रेम जोगिनी जो है वो 1932 में उसका संबंध है, और विशस्य विस्मौसधम का 1933 है, और श्री चंद्रावली 1933 और भारत दुर्दशा 1933। तो ये कुछ मौलिक नाटक है। मौलिक नाटक मैंने लगभग 10 होंगे शायद, यहाँ पे 9 हैं, तो इन सभी को लर्न करें, ये महत्वपूर्ण है। और भारत जननी जो 1934 है, नील देवी 1937 इसका संबंध है, ये ईस्वी नहीं है, ये भी ध्यान रखें। और अंधेर नगरी 1938, ये तो हमारे सिलेबस में भी सम्मिलित है। और सती प्रताप जो है ये 1941। तो ये सभी मौलिक नाटक हैं भारतेंदु जी के, तो हमें ये ध्यान तो रखने ही है। बाकी जो ये अंधेर नगरी चौपट राजा करके है, ये पूरा अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, तो ये एक प्रहसन है मौलिक। और सती प्रताप जो है ये मौलिक गीत रूपक है। तो इस तरह से ये सभी महत्वपूर्ण। नील देवी जो है ये भी गीत रूपक ही है, और भारत जननी जो है ये मौलिक ओपेरा है। तो इस तरह से पूछ लेते हैं कई बार किस उसमें लिखा गया है। बाकी इधर एक बार पिछला भी देख लेते हैं कि वैदिक हिंसा न भवति, ये नाटक है, प्रश्न है। और प्रेम जोगनी की बात करें तो ये मौलिक नाटिका है, और विशस्य विस्मौसधम ये मौलिक नाटक है और भाड़ शैली में। और श्री चंद्रावली तो ये भी मौलिक नाटिका है, और भारत दुर्दशा ये भी जो मौलिक नाट्य राशक व लास्य रूपक, ये ध्यान रखें। और अब बात करें कुछ अनुदित नाटक की, तो भारतेंदु जी द्वारा जो कुछ अनुदित नाटक है वो विद्या सुंदर है, जो कि 1925 में जो इसका संबंध है प्रकाशित हुआ है। तो ये एक अनुदित नाटक था जो कि बंगला भाषा से अनुदित किया था। और रत्नावली जो है ये 1925 है, इसका भी संबंध 1925 है। ये संस्कृत भाषा की नाटिका थी, संस्कृत भाषा में था, ये नाटिका है। और पाखंड विडंबन इसका समय जो है ये 1929 है, तो ये भी अनुदित है। तो बाकी संस्कृत से है, ये रूपक है एक। और धनंजय विजय जो है ये 1930 इसका संबंध है, और ये भी संस्कृत का ही था। मौलिक रचना जो है ये संस्कृत में थी। और ब्याह योग है ये। और क्या बात करें, मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस का समय 1932 है, और मुद्रा राक्षस भी संस्कृत का ही एक नाटक है। और सत्य हरिश्चंद्र का जो संबंध है 1932 है, और कर्पूर मंजरी 1933 और दुर्लभ बंधु 1937। तो सत्य हरिश्चंद्र जो है ये एक सत्य हरिश्चंद्र जो अनुदित नाटक है, जो कि बंगला से है। और कर्पूर मंजरी की भाषा जो रही है 1933 में ये प्रकाशित हुआ है, और ये प्राकृत भाषा का है। और दुर्लभ बंधु ये 1937 इसका संबंध है, और ये जो है प्राकृत भाषा का ही एक नाटक रहा है। तो ध्यान रखें, ये भाषा का भी ध्यान रखें किस भाषा का था। और अब कुछ काव्य ग्रंथ, वैसे मैंने सारे सम्मिलित यहाँ पे नहीं किए हैं, बहुत से छूट भी जाएंगे क्योंकि बहुत सी रचनाएं, तो उनकी 175 लगभग रचनाएं हैं, तो इतना तो सम्मिलित करने की जरूरत नहीं है, जो महत्वपूर्ण है उनको किया है। तो भक्त सर्वस्व जो है उसका संबंध 1927 है, और प्रेम मालिका का 1928। और ये कार्तिक स्नान और वैशाख महात्म्य, तो ये ध्यान रखें ये दोनों अलग अलग हैं, वो यहाँ पे दिए गए हैं, तो वो ऐसा ना समझे कि एक ही रचना है। तो कार्तिक स्नान और जो इसका भी 1929 है, और वैशाख महात्मा का भी 1929 है। और प्रेम सरोवर 1930, और जैन कुतूहल जो है ये भी 1930 का समय है संबत। और कुछ और काव्य ग्रंथ है, प्रेम माधुरी जिसका 1932 है, और प्रेम तरंग का संबत 1934 है, ये प्रकाशन जब हुए वो संबत है ये। और सत्संग श्रृंगार जो है ये 1935 है इसका। और फूलों का गुच्छा जो कि 1939 है, फूलों का गुच्छा जो है ये कविता उन्होंने खड़ी बोली में लिखी है। और प्रेम फुलवारी 1940। तो ये कुछ काव्य ग्रंथ रहे हैं, बाकी और भी हैं, कृष्ण चरित्र करके है जो कि 1940 में ही
उसका संबंध है प्रकाशित हुआ था। और विनय प्रेम पचासा जो कि 1938 में, वर्षा विनोद जो कि 1937 में। तो इससे काफ़ी रचनाएं हैं उनकी और भी, लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं और भी लिखवा दूंगी। तो अब हैं कुछ गद्य रचनाएं। तो गद्य रचनाओं में जो पहला है दूषण मालिका जो कि 1927 में प्रकाशित हुआ, और हरिद्वारा जो कि 1928 और लखनऊ 1928, ये गद्य रचनाएं हैं। और कार्तिक नैमित्तिक कृत्य तो ये जो है ये 1929 में, और जबलपुर 1929, ये सभी इनका संबंध रहा है। तो ये गद्य रचनाएं हैं और इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। बाकी इनके इससे अलग काव्य ग्रंथ रहे हैं मार्गशीर्ष महिमा, माघ स्नान विधि और प्रहसन पंचक, चैतावली। तो ये सब बहुत सारे इनके रचनाएं हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको करा दूंगी, बाकी अलग से इतनी ही महत्वपूर्ण है। बाकी इनसे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जहाँ तक एक कश्मीर कुसुम है वो एक महत्वपूर्ण जाति 1939 है। तो जब एग्जाम के लिए जो क्विज होगी 100 प्रश्नों की, तो उसमें तो खूब कर ही लेंगे, तो तभी भी याद हो जाएगी आपको। अब कुछ उनसे भारतीय जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लें। तो भारतीय जी का जो घराना था वो वैष्णवी था और बल्लवाचार्य द्वारा प्रचारित संप्रदाय का जो इन्होंने अनुयायी रहे हैं बल्लवाचार्य जी द्वारा प्रचारित संप्रदाय के। और जो नावादास की कृति भक्तमाल, तो उसकी तर्ज पर इन्होंने उत्तर भक्तमाल की रचना की थी। और इसी में इन्होंने हिंदू मुसलमान कृष्ण भक्तों को विशेषकर रसखान के संदर्भ में कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारिये। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखें। तो ये रसखान के बारे में भारतन जी ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारिये, ये रसखान जी के बारे में था। और बाकी जो इनकी कुछ और रचनाओं का उल्लेख भी किया है। बिशंबर मानव जी ने भारतन जी की जो राजभक्ति से संबंधित कुछ कविताएं हुई थी, उसमें जो थी कि श्री राजकुमार स्वागत पत्र जो कि 1869 ईस्वी में प्रकाशित हुई। मैंने यहाँ पे जो कविताएं उनकी नहीं दी हैं। तो 1869 ईस्वी में जो कि विक्टोरिया के द्वितीय पुत्र ड्यूक ऑफ एडिम्ब्रा के भारतागमन पर उन्होंने लिखी थी। और श्रीमान प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर, तो ये उन्होंने 1971 में प्रिंस के टाइफाइड होने पर लिखी थी। तो ये कुछ ज़्यादा शायद मेरे हिसाब से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी जो प्रश्न आए थे वो नाटकों से संबंधित आए थे और गद्य रचनाओं से संबंधित, तो इसलिए उनको करा दिया है। और जो उर्दू के एक प्रसिद्ध नाटक है इंदर सभा के अनुकरण पर इन्होंने हास्य विनोद की जैसे भारतन जी ने बंदर सभा नाम का एक जो रचना लिखी थी जिसका नायक बंदर था और नायिका शुतुरमुर्गी थी। तो अगर हम, और इन्होंने जो 1877 लगभग 1877 ईस्वी में हिंदी वर्धनी सभा में भारतन जी ने कुछ व्याख्यान दिए थे। जो उनका भाषा प्रेम था वो उनके जो दर्शाया जा रहा है उसके जो पढ़ के आप समझ सकते हैं कि उनका भाषा प्रेम क्या रहा होगा। जो उन्होंने लिखा था उसमें कि निज भाषा उन्नत अहे सब उन्नत को मूल्य, हमने कल भी डिस्कस किया था। और पढ़ो, और दूसरा था कि पढ़ो लिखो को लाख विधि भाषा बहुत प्रकार और प्रयोजन कछु सोजी जो और निज भाषा अनुसार। और एक और थे कि भाषा शोधु आपनी हो सबे एकत्र। और एक और लास्ट देख लेते हैं कि निज भाषा निज धर्म निज मान कर्म व्यवहार, निज भाषा निज धर्म निज मान कर्म व्यवहार और सबे बढ़ाबू बेग मिले कहत पुकार पुकार। और भारतेंद्र जी जो उर्दू में शायरी लिखा करते थे वो रशा नाम से लिखा करते थे। बाकी और काफ़ी कुछ इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिल गई है। बाकी जो भारतेंद्र जी ने 1882 में अंग्रेजों की जो मिस्र में विजय हुई थी उस पर विजय पताका नाम से शीर्षक के माध्यम से एक व्यंग रचना लिखी थी। और इनके बारे में जो रामविलास शर्मा जी का एक कथन और भी देख लेते हैं, बाकी हमने तो सारे कर ही लिए हैं डिस्कस। तो 1879 ईस्वी में हिंदी नई चाल में नहीं ढली, ये काम बहुत पहले संपन्न हो चुका था। और 1857 के आसपास राजा शिव प्रसाद जैसे हिंदी लिख रहे थे, उन्हीं को भारतीयों ने अपनाया था। पर राजा शिव प्रसाद और भारतीयों का मुख्य अंतर यह है कि पहला टकशाली हिंदी लिखता है और दूसरा लोकोपयोगी
हिंदी लिखता है। और भारतेंद्र जी ने लिखा था कि 1873 में हिंदी नई चाल में ढली थी। और बाकी भारतेंद्र की देवी छंद लीला शीर्षक से काव्य कथा भी इनकी बहुत ही सफल रही थी, चर्चित रही थी। ये सभी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। प्रवीण जी गुड इवनिंग, बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए। और ये जो पीडीएफ है आपको आज जो इस सप्ताह की रही है सारी पीडीएफ मिल जाएंगी आज से कल तक। और कल शाम जो 7 बजे हम लाइव क्विज करेंगे इसी से संबंधित जो भी हमारे पूरे चैप्टर हुए हैं। अगर आपने अभी तक क्लासेस पुरानी नहीं देखी है तो एक बार जरूर चेक कर लें, उनसे संबंधित ही प्रश्न होते हैं। और तो कल शाम को होगी और कुछ इम्पोर्टेंट थोड़ा डिस्कस करेंगे, वो अगर दिन में कहीं टाइम मिला तो उस टाइम पे आपको कुछ थोड़े से महत्वपूर्ण जानकारी भी देनी है, कुछ बदलाव करने की सोच रही हूँ उसके बारे में। और अगर आपको पीडीएफ जो भी पीडीएफ मिलती है तो उसमें अगर आपको कोई दिक्कत आती है, आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो वहाँ पे ये जो स्काई ब्लू कलर में भारतेंद्र हरिश्चंद्र जैसे यहाँ पे लिखा है तो ऐसे टाइटल हर पीडीएफ का लिखा होगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट पीडीएफ पर पहुँच सकते हैं। और आपका कोई सुझाव हो, कोई विचार हो, वो आप प्लीज़ हमें बताएं। मेल द्वारा बता सकते हैं, टेलीग्राम या फेसबुक ग्रुप में बता सकते हैं। बाकी ईमेल एड्रेस है magicalstudy.email@gmail.com पर। तो आप सभी आपके जो भी विचार हो, जो भी सुझाव हो, प्लीज़ ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। एक बार फिर बता दूं, कल शाम 7 बजे इसी समय हम लाइव क्विज जरूर करेंगे। और प्रीति जी धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। एक क्वेश्चन और पूछना था, अगर आपको ये पीडीएफ समझ अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। तो जो भारतेंद्र युग के भारतेंद्र मंडल के जो भी कवि रहे हैं उन सभी से संबंधित एक बार फिर से बना दूं, अलग अलग नहीं, एक ही पीडीएफ में सारे कवियों को सम्मिलित कर लेंगे। तो वो कल को कर लेंगे क्योंकि उसके बाद द्विवेदी युग शुरू करना है मंडे से, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए अगर आपको उपयोगी लगा हो तो ही मैं फिर नई पीडीएफ इससे संबंधित बनाऊंगी और आपके लिए, क्योंकि ग्रुप में आपको नोट्स मिलेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो जरूर बताएं, वीडियो बनाऊंगी उससे संबंधित, जो कि जैसे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन हुए या प्रताप नारायण मिश्र हुए, तो इन सभी से संबंधित अगर चाहिए है तो